अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, अभी फ़िलहाल हमारे नए नए लेक्चर्स हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे हैं। कल जो वीडियोस मैंने शेयर की थी उसके बारे में कमेंट्स डिफरेंट लोगों ने ये दिए हैं कि वीडियोस काफ़ी लंबी हैं, डेटा बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, बहुत सारे बच्चों की स्पीड नहीं होती इतनी, नेट की दूर रहती हैं, नेट सिग्नल्स का प्रॉब्लम है। तो आज मैं वीडियो दूसरी तरह से बना रहा हूँ, तो मे भी इसमें कुछ फ़ायदा हो। फिर इस पर मुझे कल आप कमेंट्स करके बताएं, फिर इसको कंटिन्यू करें या कोई और तरीका डिज़ाइन करें। ऐसे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हुए आगे जाते रहेंगे। अच्छा जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम ये देखेंगे कि इंडक्टर का यूज़ एक सर्किट में कैसे होता है, और दूसरा कंपैरिजन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, दोनों में क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, और अगर एक ही सर्किट में हम कैपेसिटर लगा दें, इंडक्टर लगा लें, उनकी क्या असरात होती हैं। तो इसमें पहले हिस्से में हम ये देखेंगे कि वर्किंग ऑफ इंडक्टर क्या है, और दूसरे में कंपैरिजन देखेंगे। सो आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर बिगिंस कि इंडक्टर इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू रेजिस्ट द चेंज इन करंट। बेसिकली इसको यूज़ क्यों किया जाता है कि जो करंट की फ्लक्चुएशन है, करंट जो कम होता है या ज़्यादा होता है, उसको ये रेजिस्ट करे। कैसे रेजिस्ट करेगा, उसके लिए मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दी है। ये एक एल आर सर्किट है। एल मीन्स इंडक्टेंस, आर मीन रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप देखो तो एक बैटरी लगाई है हमने स्विच के थ्रू, यहाँ पे एक बल्ब है, बल्ब रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, और उसके नीचे फिर इंडक्टर है। अब इसको हम जब स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, तो ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा भी है, लेकिन बेसिकली सिंपल सी प्रोसीजर है कि इस सर्किट को अगर मैं ऑन करता हूँ तो बल्ब के साथ क्या होगा। अगर इंडक्टर नहीं होगा, सिंपल मेरे पास एक बैटरी हो जिसके साथ मैं बल्ब को कनेक्ट करूँ, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब फ़ौरन ऑन हो जाता है। अब इंडक्टर के होने से उसमें क्या असर पड़ेगा, तो बेसिकली होगा क्या कि व्हेन वी क्लोज द स्विच द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर वेयर इट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स, आप देखें इसमें कन्वेंशनल करंट जाएगा ऊपर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगी वो होगी नीचे की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, पहले गुजरेंगे इंडक्टर से, फिर उसके बाद जाएंगे रजिस्टर में। अब जब वो पहुंचेंगे इंडक्टर में तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट में बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है। जैसे ही करंट ज़ीरो से स्टार्ट होगा और किसी हायर लेवल वैल्यू तक जाएगा, ज़ीरो से लेकर किसी भी वैल्यू तक जब जा रहा है तो करंट में चेंज आ रहा है। तो इस चेंज की वजह से इंडक्शन का प्रोसेस होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगी, वही लेंज़ेज लॉ जिसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट टू दी काज, जिसकी वजह से वो इस करंट को जो बैटरी से फ्लो हो रहा है उसको रोकेगी, रोकने की कोशिश करेगी। तो जब तक उसमें हिम्मत होगी वो रोकती रहेगी, जब उसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी तो ये करंट फ्लो करने लगेगा, तो करंट डायरेक्ट बल्ब तक नहीं पहुंचेगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन results EMF which opposes the current in the circuit. So no current flows through the bulb. After magnetic field stabilizes, अब आहिस्ता आहिस्ता जब करंट जा रहा है मैक्सिमम की तरफ, जैसे ही करंट मैक्सिमम पहुंच जाएगा तो उसके बाद करंट का चेंज ज़ीरो हो जाएगा। जब करंट का चेंज ज़ीरो होगा तो फैराडे लॉ आपको ये बताता है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगी। अब ईएमएफ पैदा नहीं होती तो सारे का सारा करंट जो बैटरी दे रही है वो चला जाएगा बल्ब की तरफ। आफ्टर द मैग्नेटिक फील्ड स्टेबलाइजेज, यानी कि नो चेंज किस चीज़ का, मैग्नेटिक फ्लक्स का, नो ईएमएफ, किसी किस्म की कोई ईएमएफ प्रोड्यूस मजीद नहीं होगी, ऑल करंट गोज टू द बल्ब। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिस तरह आप लोगों ने कैपेसिटर में पढ़ा था, एक टाइम कांस्टेंट है आर सी। आर सी की जो उसकी हम डायमेंशन निकालें तो वो हमें टाइम की देती है। इसी तरह इसमें भी एक टाइम कांस्टेंट का एलिमेंट है। द करंट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू आफ्टर 5t। करंट मैक्सिमम होता है 5t's के बाद, 5 टाइम कांस्टेंट्स के बाद। अब ये t क्या चीज़ है, t इक्वल्स एल बाई आर। जैसे कि कैपेसिटर में हमने पढ़ा था कि आर सी
इसकी डायमेंशन देखें तो टाइम की डायमेंशन बनती है। यहाँ पे आपकी अभी छोटी सी मैं असाइनमेंट भी दे रहा हूँ। कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था पैसिव और एक्टिव में, उसमें सिर्फ 2-3 बंदों ने उसका आंसर दिया, किसी ने आंसर नहीं दिया। क्लास में बैठे होते हो तो आपको शर्म भी आती है और बाकी भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपको इमीडिएटली एक आंसर नहीं आ रहा होता। लेकिन यहाँ जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डेफिनेटली अगर आपको नहीं आता गूगल कर लो, किसी बुक से देख लो और उसको रिप्लाई करके और मुझे ज़रूर बताओ। और इसका आपने मुझे बताना है कि टी की जो डायमेंशन है L/R, L आपके पास इंडक्टेंस है, अगर आप रेशो लेते हो इंडक्टेंस का और कैपेसिटेंस का तो उसकी डायमेंशन आनी चाहिए टाइम की डायमेंशन, इनके सेकंड में आंसर आना चाहिए। तो ये आप मुझे निकाल के दोगे। अब ये टाइम कांस्टेंट L/R, इसको आप लोगों ने देखना है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नाउ एज सून एज वी ओपन द स्विच द मैग्नेटिक फील्ड सून वैनिशेस। अब हम क्या करते हैं, पहले हमने स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन किया तो पहले करंट इलेक्ट्रॉन्स पास हुए इंडक्टर से, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनी जो ज़ीरो से लेके किसी हायर वैल्यू तक गई। अब ज़ीरो से हायर वैल्यू तक जाते हुए करंट का चेंज आ रहा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। लेकिन उसके बाद जब करंट स्टेबलाइज हो गया मज़ीद मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आएगा, और चेंज ना आने की वजह से सारे का सारा जो भी करंट है वो फ्लो हो जाता है बल्ब की तरफ। बल्ब पहले ग्लो नहीं करेगा, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद जब इंडक्टर स्टेबलाइज हो जाएगा सारे का सारा करंट फ्लो होगा बल्ब से और बल्ब उसके बाद ग्लो होने लग जाएगा। लेकिन जब हमने ऑन द अदर एंड स्विच को ओपन किया, कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया, तो उसके नतीजे में हमारे पास करंट सून वैनिश हो गया। लेकिन हमने जैसे कहा कि थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी मौजूद थी, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हुई तो वो जो एनर्जी थी वो सारी की सारी रिलीज़ होगी, एंड ऑल द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। और फिर हमें वो सारी की सारी एनर्जी मिलेगी वोल्टेज की फॉर्म में। और वोल्टेज क्या करेगी, वोल्टेज मुझे करंट प्रोड्यूस करके देगी, करंट इन द सर्किट, एंड बल्ब रिमेन्स ग्लोइंग इवन आफ्टर द कनेक्शन इज डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्ट करने के थोड़ी देर बाद भी बल्ब ग्लो करता रहेगा और उसके बाद टिम होता होता आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाएगा। अगर हमारे पास इंडक्टर ना होता तो फिर जैसे ही मैंने स्विच ऑफ करना था तो बल्ब में फ़ौरन ही डाई ऑफ हो जाना था। यहाँ पे फ़ौरन डाई ऑफ नहीं होता, बल्कि वो 5 टाइम कांस्टेंट्स, ये टाइम कांस्टेंट में आप देखोगे 5 टाइम कांस्टेंट्स के बाद जिस तरह बल्ब ने मैक्सिमम ग्लो दी थी, अब 5 टाइम कांस्टेंट के बाद वो ज़ीरो पे आएगा। इस टाइम के दौरान आहिस्ता आहिस्ता फेंट होते होते वो फिनिश हो जाएगा। तो इंडक्टर ने क्या किया, फ़ौरन ही बल्ब को नहीं जलाया जब हमने सर्किट को ऑन किया, फिर जैसे ही सर्किट को ऑफ किया तो उसने फ़ौरन ही बल्ब को बुझाया नहीं, बल्कि वो एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर हो गई थी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, उस एनर्जी को कन्वर्ट किया वोल्टेज में, और फिर वोल्टेज ने मुझे करंट दिया। उस करंट ने बल्ब को थोड़ी देर के लिए ग्लो करके रखा और बल्ब आहिस्ता आहिस्ता डिम होके बुझ गया। फ़ौरन ही नहीं जलता, फ़ौरन ही नहीं बुझता। अब ये बेसिकली इंडक्टेंस की आपने देखा कि इट इज़ वोल्टेज डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो 1 हेनरी क्या बनेगी अगर मेरे पास 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है विद द चेंज ऑफ 1 एम्पेयर जो मैं 1 सेकंड में चेंज करता हूँ, तो मेरे पास जो इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी दैट विल बी 1 हेनरी। अच्छा यहाँ पे एंड करता हूँ मैं अपने लेक्चर के पास फर्स्ट पार्ट को, और नेक्स्ट जो कंपैरिजन है उसको फिर नेक्स्ट में देखते हैं ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए और आप लोगों को आगे अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में मसले ना हो।